Namaste friends, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. This is CA Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best wisher, always helping hand to get your degree. That is CA. Friends, सबसे पहले I hope कि आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं. सबके एग्जाम खत्म हो गए हैं अभी. सो आफ्टर एग्जाम काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में कुछ कॉमन क्वेश्चन आए हैं, उसके ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाया है. थोड़ा अद्भुत वीडियो है, लेकिन इस वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी एग्जाम दिए हैं फ्रेंड्स, आप कॉन्फिडेंस रहो, आप पक्का पास होगे. ये जो पैंडेमिक सिचुएशन थी, वहाँ पे आपने एग्जाम देने की हिम्मत की, वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो अचीवमेंट है, अपॉर्चुनिटी का अचीवमेंट. सो आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं, आप डेफिनेटली पास होगे. अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और काम एंड कूल रहो, और अभी जो काम तुम्हारे पास में है उस पर 100% फोकस करो. ये जो वीडियो बनाया है वो आज का वीडियो है फ्रेंड्स, कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड कोर्स एफआर एंड न्यू कोर्स एफआर. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं फ्रेंड जिनके माइंड में अभी चल रहा है कि सर ओल्ड सिलेबस का तो ये लास्ट अटेम्प्ट था, अगर हम क्लियर नहीं हुए तो क्या होगा. जिन लोगों ने ऑप्ट आउट किया उनके लिए अभी नवंबर 21 लास्ट अटेम्प्ट है, अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा. काफी सारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं, दे वांट टू कन्वर्ट इन न्यू सिलेबस, बट डर लग रहा है क्योंकि सब लोगों ने बताया हुआ है कि एफआर जो है ना वो न्यू सिलेबस में एकदम ही तगड़ा है. तो ये वीडियो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने के लिए है, डिटेल एक्सप्लेनेशन. आप एंड तक इस वीडियो को सुनना फ्रेंड्स. इसके अलावा आपने जो मनोज के एफआर चैनल अगर तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट. आपको जो भी आईसीआई की तरफ से रिक्वायरमेंट होंगी, जो स्टडी के लिए रिक्वायरमेंट होगी, जो पास होने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा. सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं. ओल्ड सिलेबस एफआर और न्यू सिलेबस एफआर, उन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है. याद रखना, मतलब दे बोथ आर टोटली डिफरेंट, लेकिन वो बोलने के लिए है. क्योंकि जब मैं अंदर आऊंगा ना तो आपको पता चलेगा, जैसे 80-20 कॉन्सेप्ट हमारा होता है, वैसा ही यहां पे भी 80-20 कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं. माने आपको पता चलेगा कि अगर आपने ओल्ड सिलेबस का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेके रखा हो, क्योंकि मैं डिटेल में लेने वाला हूं फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक के साथ आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि देखो पहले हम ऐसा करते थे, अभी ऐसा होगा, शॉर्ट में. लेकिन डिटेल फॉर ईच चैप्टर, माने हर चैप्टर की बात करेंगे बट शॉर्ट में. इसके लिए आपको ये मैं अंदर का बात बता रहा हूं कि 80-20 कॉन्सेप्ट हमको यहां पे भी मिलने वाला है. एंड फ्रेंड्स, जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर उन्होंने जो इंडेक्स बेस डाले हैं, आप डेफिनेटली जब प्रैक्टिकल लाइफ में उतरोगे तो आपको उन इंडेक्स की जरूरत पड़ने वाली है. इसके लिए ये न्यू सिलेबस आपके लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. आज बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, उनके भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो ओल्ड सिलेबस से थे, या फिर जिन्होंने एएस पढ़े हुए, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उनको हेल्प मिलेगी आपके प्रैक्टिकल वर्क करने में. तो फ्रेंड्स, आप लोग ओल्ड सिलेबस से जो सीख चुके हो, अगर आपने वो कॉन्सेप्चुअल सीख रखा है, तो आपको यहां पर डेफिनेटली उसकी हेल्प मिलेगी. हालांकि ये अलग है क्योंकि इंडेक्स बेस है, बट आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है उसकी आपको बहुत सारी हेल्प यहां मिलने वाली है. ठीक है, एक ओवरव्यू अबाउट न्यू सिलेबस. आपको पहले जब न्यू सिलेबस फर्स्ट टाइम आया था एफआर का, तो उसमें 6-7 मॉड्यूल दिए थे, बहुत ज्यादा वास्ट बना दिया था. उन्होंने थोड़ा हल्का हल्का करके, एट प्रेजेंट हमारे पास 4 मॉड्यूल हैं फ्रेंड्स न्यू सिलेबस में. ओवरऑल 4 मॉड्यूल हैं. उन 4 मॉड्यूल के अंदर अराउंड 17 चैप्टर हैं, 17. उन चैप्टर के अंदर सब यूनिट भी हैं, लेकिन उन चैप्टर हिसाब से बांटे हैं कि जैसे कि इंडेक्स के चैप्टर बांटे. जैसे हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ही चैप्टर हुआ करता, उसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाते थे. यहाँ पे ऐसा नहीं किया, उन्होंने इंडेक्स के अलग अलग चैप्टर बांटे. जैसे 4 इंडेक्स का एक चैप्टर बना दिया, कई जगह 5 इंडेक्स का एक चैप्टर बना दिया, तो जो इंडेक्स रिलेटेड है एक दूसरे से उसका एक चैप्टर बना दिया है. सो ऐसे ओवरऑल 17 चैप्टर हैं, 17. इसके अंदर 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो एकदम नए हैं, आपके ओल्ड सिलेबस में कभी थे ही नहीं, और बाकी के जो इंडेक्स हैं उनका एएस के साथ में छोटे छोटे कंपेरिजन करके आपको बताऊंगा कि आपने जो सीख के रखा है उसमें आप कैसे इंप्लीमेंटेशन करके न्यू सिलेबस में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, सो अब मैं क्या करता हूं, ये जो सिलेबस है आईसीआई के मॉड्यूल से, क्योंकि मैं सब कुछ आईसीआई के से करता हूं, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, आईसीआई के मॉड्यूल से ही बनाया जाता है.
जो मेरा न्यू सिलेबस का बुक है एफआर का, वो भी आईसीआई के मॉड्यूल के ही क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के लिए, भले क्वेश्चन भर भर के दिए, क्योंकि क्वेश्चन आईसीआई बहुत अच्छे बना के देता है। सॉल्यूशन एज पर मनोज का एफआर होता है, जिसमें 80-20 कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज 80% कॉमन इन ईच क्वेश्चन, चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपिक हो, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन भी हैं तो 100 के अंदर 80% कॉमन निकलेगा। ऐसा मनोज का एफआर सिस्टम होता है, राइट। सो सॉल्यूशन हमारे तरीके से करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल से ही लिए जाते हैं। इसके लिए ये जो सिलेबस है वो मैंने आईसीआई के मॉड्यूल से लिया है। मैं अभी आपके सामने मेरा लैपटॉप चालू करता हूं, जिसके अंदर आईसीआई के न्यू सिलेबस के चैप्टर्स के नाम रहेंगे। मैं उसके बाजू में ही आपको बताता जाऊंगा कि ओल्ड सिलेबस में ये क्या हुआ करता था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा। बट ये शॉर्ट में है, डिटेल हमको डेफिनेटली सीखना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव खाली एक ही है कि आपको ये बता सकूं कि अगर आपने ओल्ड सिलेबस कर रखा है तो डोंट वरी, उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको यूज आएंगे। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, जैसे 80-20 तो 80% सेम आएंगे, 20% डिफरेंट आएंगे, और कुछ नए टॉपिक ऐड हो गए, उनको पूरा का पूरा नया करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक बार मैं ओपन कर लेता हूं। ये देखिए स्क्रीन पे आ गया सिलेबस। पहले हम मॉड्यूल 1 की बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बताया जैसा चैप्टर 1 के अंदर यूनिट, चैप्टर 2 के अंदर यूनिट, ऐसे सब के अंदर यूनिट भी रहेंगे और चैप्टर भी रहेगा, राइट। सबसे पहला है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, ये एक टाइप का आप बोल सकते हो कंपनी अकाउंट जो हम करते थे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो शेड्यूल 3 करते थे, वो यहाँ पर शेड्यूल 3 के बारे में बताया गया है। लेकिन ये शेड्यूल 3 के साथ वहाँ पे हम डिवीजन 1 के हिसाब से करते थे, यहाँ पे डिवीजन 2 के हिसाब से होता है। यानी यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो हम पहले करते थे फॉर्मेट, वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग पहले लायबिलिटी लिखते थे, फिर एसेट्स लिखते थे। यहाँ पर एज पर शेड्यूल 2, एज पर डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 फॉर्मेट में पहले एसेट्स आता है, राइट। सो एसेट्स पहले आएगा, लायबिलिटी बाद में आएगा, लेकिन है वही, कुछ नाम अटपटे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इक्विटी एंड रिजर्व सरप्लस हुआ करता था, यहाँ पे होगा इक्विटी एंड अदर इक्विटी। अदर इक्विटी मतलब रिजर्व सरप्लस। सो ऐसे छोटे मोटे डिफरेंसेस आएंगे जो आपको जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करोगे तो आपको रियलाइज हो जाएंगे। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो डिवीजन 2 है ऑफ शेड्यूल 3 वो एप्लीकेबल होना चालू हो जाएगा। हम लोग अभी तक डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 कर रहे थे, जिसके अंदर खाली एक दो नाम के फर्क हैं, और हम लोग पहले लायबिलिटी लेते थे, यहाँ पर पहले एसेट्स लिया जाता है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो ये हो गया हमारा पहला। नाउ इंडेस बेस। अब मैं इंडेस का थोड़ा ओवरव्यू दे दूं आपको, उसके बाद में इंडिविजुअल इंडेस की बात करेंगे। देखो बेटा, इंडेस जो है वो कहीं ना कहीं IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था है, मतलब IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनके डिट्टो कॉपी करके AS इंडेस बनाए गए। AS हुआ करते थे जिसके अंदर वो इंडिया के अंदर ही एप्लीकेबिलिटी थी, या उनके नाम थोड़े इंडिया के हिसाब से थे, तो हमको इंटरनेशनल मार्केट जाने में बड़ी तकलीफ होती थी। बट अभी जो IFRS बोल रहा है या IAS बोल रहा है, वो ही हमने ले लिए। कई लोग बोलेंगे सर फिर इनका नाम IFRS क्यों नहीं है, वाई वी यूजिंग इंडेस? तो शॉर्ट में आपको बता देता हूं, जो IFRS है वो इंटरनेशनल हैं, लेकिन हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस जो है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, उनके अंदर जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमारी जो बोलते ना कि नेचर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट है, उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर और वहां पर कुछ रूल अलग हैं, वो भी मैक्सिमम 2 to 5%, अदरवाइज सेम IFRS के जैसी ही इंडेस। ओके, तो IFRS के साथ डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि IFRS जैसा है, मैंने बोला मैं शॉर्ट में एक व्यू दे रहा हूं आपको, तो वो IFRS जैसा है लेकिन फिर भी 2 to 5% डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ इंडिया का कल्चर डिफरेंट है, इंडिया का जो नेचर है वो डिफरेंट है, उस वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस रखा गया, जिनको हम कर्व इन कर्व आउट के नाम से जानते हैं। ओके, सो वो IFRS और IAS जो आपको फ्यूचर में कहीं पे भी आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है या इंटरनेशनल मार्केट के साथ प्ले करना है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो ये है इंडेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं AS के साथ कंपेरिजन करके आपको बताता हूं, तो ICAI ने खुद ने AS और इंडेस के डिफरेंसेस आपको हर एक चैप्टर के बाद में दिए हैं। माने आप जब इंडेस रीड करोगे तो इंडेस के अंदर आप देखना, हर एक इंडेस के एंड में आपको AS वर्सेस इंडेस देता है, माने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एग्जिस्टिंग AS
एंड इंडियस। तो वो डिफरेंसेस अगर आप पढ़ लोगे, तो अगर आपको एएस अच्छे से आता है तो उन डिफरेंसेस को आपको ऐड कर देना है, तो आप इंडियस में भी मास्टर बन जाओगे। यानी जो रूल है वो 80% तो कॉमन ही है, 20% ही अलग है। मैंने बताया ना, बोलने को क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। एएस जो है वो जमीन है, इंडियस जो है वो आसमान है, बट वो बोलने के लिए है। अंदर की बात ये है कि आप लोगों को अगर एएस के कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से इंडियस का एटलीस्ट 80% पार्ट समझ सकते हैं। और जो डिफरेंसेस लास्ट में दिए हुए हैं, उन डिफरेंसेस को आप अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ ये भी आ जाएगा कि मैंने पहले जो स्टडी कर रखा था उसके कंपेयर यहाँ पे क्या डिफरेंस। मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस एक दिन बताता जाऊंगा हर एक इंडियस के टाइम पे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा। बराबर। अभी चैप्टर 2 के अंदर उन लोगों ने 3 इंडियस लिए हुए हैं, इंडियस 1, इंडियस 32, 34 एंड 7, जो कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। एसएस का नाम है, जैसे पहले एएस हमारे कैसे होते थे, सारे इकट्ठे दे दिए 1 से लेकर 29 तक, उसमें से बीच में से 6 और 10 8 हटा भी दिए थे। बट यहाँ पर कैसा है, उन्होंने उन इंडियस को थोड़ा सा उनके नेचर के हिसाब से चैप्टर बांट दिए, क्योंकि अगर इंडिया सारे एक ही चैप्टर में दे देते तो यहाँ पर खाली 2-3 चैप्टर ही होते, क्योंकि इंडियस ही मेजर है ना। तो इसके लिए ये क्या है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जिसमें एएस 1 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाना है, जो भी हमने फ्रेमवर्क में बात किया, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा है। और आप बोल सकते हो एएस 1 जो हमारा पहले प्रेजेंटेशन हुआ करता था, वो कैसे जो हमको गोइंग कंसर्न इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो बेसिक चीजें हैं जो एएस 1 में आपने सीख रखी हैं, वैसा ही कुछ इंडियस 1 है। बट यहाँ पर जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, तो नॉर्मली चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हमने सीखा था कि जब बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हो, रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, याद हो आपको, तो यहाँ पर लॉ नहीं है, लॉ नहीं चलता है। बोले हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हमारे लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। बोले अगर इंडियस बोलेगा तो चेंज कर सकते हैं, अगर आईएफआरएस बोलेगा तो चेंज कर सकते हैं, लॉ बोलेगा तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक छोटे मोटे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, राइट। सो एएस 1 जो है वो इंडियस 1 के जैसा है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर इंडियस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि हमारे लिए एएस 25 हुआ करता था। बराबर। उसके अंदर हमको क्या करना होता था कि भाई हमको प्रेजेंटेशन करना है, कैसे हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिटवीन द पीरियड, जो 3 मंथ में हम लोग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं, उसको कैसे दिखाना है। तो वो सब बातें यहाँ पर दी हुई हैं। सो उसका भी 1-2 डिफरेंस छोटे मोटे हैं, अदरवाइज जो आपने वहां पे कर रखा है एएस के अंदर वही यहाँ पर भी आया। ठीक है। इंडियस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो कि हमारे लिए एएस 3 हुआ करता था, वो कैश फ्लो कैसे बनाना है उसके ऑलमोस्ट रूल सेम है, बट स्टिल इनका डिफरेंसेस दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। लेकिन आपको अगर एएस 3 का अच्छे से आइडिया है तो आपको इंडियस 7 डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके। देन फ्रेंड्स, इंडियस 115, ये इंडियस का बोलते ना एकदम बाप है। ये अभी अभी रिवाइज होके आया है, जिसमें इंडियस 11 और इंडियस 18 उन दोनों को मर्ज करके 115 बना दिया। तो इंडियस 11 हटा दिया, इंडियस 18 हटा दिया, उनकी जगह इंडियस 115 ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था और रेवेन्यू हुआ करता था, उन दोनों को हटा के इंडियस 115 का नाम रखा है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो आपका अगर पुरानी बुक होगी किसी फ्रेंड की, तो उसके अंदर आपको इंडियस 11 और इंडियस 18 दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको वो कन्वर्ट होके क्या हो गया है, 115, जो कि बहुत अच्छा इंडियस है फ्रेंड्स। इसके अंदर आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और आईसीआई ने इसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया। अगर आप जनरल टर्म में कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप पुराने जो एएस हैं वो एएस 9 एंड एएस 7 उसके साथ दोनों को मिक्स करके इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन एएस 9, उन दोनों का कॉम्बिनेशन 115 के अंदर दिया हुआ है, जो कि पहले इंडियस 11 एंड इंडियस 18 हुआ करता है, राइट। सो 115 बहुत ही अच्छा है, इसका वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हो। और इंडियस 115 अगर आपको अच्छे से आता है तो आप समझ लीजिए कि सीए फाइनल एफआर के अंदर आप एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स अपनी पकड़ में रख के घूम रहे हैं। ओके। सो ये रेवेन्यू वाला हो गया, इसका उन्होंने चैप्टर ही बना दिया सेपरेट, बोले ये बड़ा है तो एक चैप्टर ही बना देते हैं, इसके साथ में सब यूनिट नहीं रखा है। फिर चैप्टर 4 फ्रेंड्स, इंडियस मेजरमेंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी। सो इनके लिए इन्होंने इंडियस 8 अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन एंड एरर, जो आपको पता हो तो हमारा एएस 5 हुआ करता था। बराबर। फिर इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये हमारा एएस 4 हुआ करता था। फिर इंडियस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ये हमारा नहीं होता था पहले एएस, ये नया इंडियस है आप बोल सकते हो।
ये AS के साथ आपको कंपेरिजन करने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी इंडेस 8 और इंडेस 10 जो है वो हमारे AS 4 एंड 5 हुआ करते थे, बराबर। कंटिजेंट इवन एक्ट बैलेंसिंग डेट जो कि इंडेस 10 है, एंड प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वो हमारा इंडेस 8 है जो कि AS 5 हुआ करता था। इनके बीच में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है, लेकिन माइनर डिफरेंस है। वो 20% ही डिफरेंट है, 80% लॉजिक कॉन्सेप्ट सेम है जो आपने पहले कर रखा है। ओके, चलो फिर चैप्टर 5 में आते हैं। अदर इंडियाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियाज 20 फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट ग्रांट जो पहले AS 12 हुआ करता था, तो AS 12 जो है अगर आपको अच्छे से आता है तो यहाँ पर इंडियाज 20 में आपको खाली 20% ही नया ऐड करना है। वो क्या ऐड करना है कि जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, यानी अगर गवर्नमेंट ने कुछ हमको फिजिकली बेनिफिट नहीं दिया, कुछ हमको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन हमको एक असिस्टेंट दे दिया, हमको एक डिफरेंट टाइप से हेल्प कर दी। पहले गवर्नमेंट ग्रांट में हुआ करता था जो हमारा AS 12 हुआ करता था, उसके अंदर कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट दी है और अगर नॉन मॉनेटरी है तो उसको खाली एक नॉमिनल अमाउंट पे दिखाना है। माने आपको 10 करोड़ का एक असेट दे दिया तो भी उसको आपको एक रुपीज इन करोड़ में है तो 0.001 दिखाना है, और नॉर्मल रुपये लिख रहे हो तो 100 या 10 रुपये दिखाना है। जबकि इंडिया क्या बोलता है कि भाई जितना लिया उतना पूरा दिखाओ ना, अपोजिट साइड में एसेट्स दिखा दो, हाँ, और इधर साइड में गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दो, तो क्या होगा, एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा कितना गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। माने अगर किसी को भी गवर्नमेंट, दूसरे को भी गवर्नमेंट ग्रांट मिला है और आपको भी गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, तो आपको ज्यादा मिला है, उसको कम मिला है, उसको कम मिला, उसको ज्यादा मिला है, आपको कम मिला, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर सकते हो। जबकि AS 12 में ऐसा नहीं हुआ करता। AS 12 क्या होता था, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है बस एक नॉमिनल अमाउंट पे दिखा देते। तो यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आपको ज्यादा क्लियरिटी देनी है। गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट दे रही है तो आपको बताना है कि भाई ये बेनिफिट आपको मिला है। ओके, सो ये इंडेस 20 है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इंडेस है, ये भी इंपोर्टेंट इंडेस के अंदर आता है। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि कौन कौन से इंडेस ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के लिए अराउंड 60-70% ऑफ योर मार्क्स कवर कर सकते हैं। वो कि अराउंड 30-40% इंडेस होंगे तुम्हारे जो कि एग्जाम के 60-70% मार्क्स ला सकते हैं, तो वो भी मैं आपको सेपरेट बताऊंगा। उसके अंदर वन ऑफ द इंडेस 20 इज इंपॉर्टेंट। फिर आता है फ्रेंड्स इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। तो आपको अगर ओल्ड स्टोर में पता हो तो हमारा एक ESOP हुआ करता था, एम्प्लॉय बेनिफिट के हिसाब से, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो वही शेयर बेस्ड पेमेंट जैसा है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, बट उसमें कैसा है, अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट लॉजिक पता है तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 80% पार्ट आप कॉमन यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर चैप्टर 6 है फ्रेंड्स इंडियाज 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियाज है फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जिन लोगों को भी AS से इंडेस में कन्वर्ट करना है उनको ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए पहले कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये तो इंडेस में फर्स्ट टाइम एडॉप्शन कर रहे हैं, तब अपन को क्या रूल है वो बताने हैं। आप बोलोगे सर फर्स्ट टाइम एडॉप्शन का मतलब हम AS से इंडेस में आ रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आज से तुम इंडेस अप्लाई करना चालू कर दो। अरे तुम्हें पुराने कर्म को भी देखो जरा, पुराने कर्मों में का हिसाब भी देना पड़ेगा आपको। तो उन पुराने कर्मों में कैसे हिसाब लेके आपको आगे आना है और कैसे आपको आज के दिन सब कुछ कन्वर्ट करना है इंडेस के अकॉर्डिंग, उसके बारे में इसको बताया गया है। इस इंडेस को नॉर्मली मैं लास्ट में करवाता हूँ, रीजन कि जब इंडेस आ जाएंगे जब तो इनको इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है समझेगा। तो फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस का मतलब हम इंडेस को अप्लाई करने जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि पहले AS या कुछ दूसरा स्टैंडर्ड अप्लाई करती थी। तो उसके लिए पुराने जो बैलेंसेस हैं, जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं, उनको भी इंप्रूव करके देना है। दीज आर एक्सप्लेनेशन गिवन इन इंडेस 101। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है उसके बेस पर मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख सकते हो, जिसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम कैसे फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ एनी इंडेस करते हैं। क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम एडॉप्शन हो गया तो एक इंडेस का एडॉप्शन नहीं होगा, यू एडॉप्ट ऑल स्टैंडर्ड, ऑल इंडेस। सो आप लोगों को इस स्टैंडर्ड के बारे में जानना है डिटेल में, तो आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है देख सकते हैं, बराबर है। एंड फ्रेंड्स काफी सारे मंडों को माइंड में भी चलता है कि इसका नाम इंडेस क्यों है, तो इंडेस शॉर्ट में नाम है, वैसे इसका नाम क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फुल फॉर्म इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सो हम इसको इंडेस बोलते हैं, बट है हमारे IFRS और IAS के जैसे, खाली 2 to 5% का डिफरेंस, ठीक है। हाँ, और जो 2 to 5% का डिफरेंस है ना, वो भी आपको जब इंडेस आप पढ़ोगे ना तो लास्ट में आपको अलग से देंगे कि इसमें कार्व इन कार्व आउट क्या है। माने जो आपने IFRS है उनके साथ में इसका कंपेरिजन करके देंगे कि हमने इस वर्ड को इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है या इस वर्ड को हमने हटा दिया है।
क्यों? बिकॉज ऑफ इंडिया का ऐसा नेचर है, उस वजह से हमको हटाना पड़ा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, वेरी गुड। चलो ये मॉड्यूल 1 खत्म हो गया। अब मॉड्यूल 2 में आते हैं। इसके अंदर चैप्टर 7, इसमें है इंडियाज असेट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब असेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अपन को इंडियाज बनाए गए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर असेट्स क्या क्या होती हैं पता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम असेट्स बनाते हैं, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स के अंदर जो नाम होते हैं वो सब के बारे में एकदम बनाया गया है। तो इन्वेंट्री, ये फ्रेंड्स जो हमारा AS2 हुआ करता था, AS2 और ये इंडियस 2 है, मोस्टली सिमिलर है, बट स्टिल जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, छोटा बड़ा डिफरेंसेस, वो आपको डिफरेंट बिटवीन इंडिया CS देख सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करने जाओगे तो आप मोस्टली 80% कॉमन कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे भी इंडियस 2 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जैसे AS2 इंपॉर्टेंट हुआ करता था, मैं आपको हमेशा बोलता था इन्वेंट्री बहुत सिंपल वाला इंडियस है, AS है, बट स्टिल यू शुड डू। तो वो इंडियस जो है, इंडियस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ फ्रेंड्स AS16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये हमारा AS10 है बराबर, जो कि हमारा भी नाम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया है। पहले इसका नाम फिक्स एसेट्स हुआ करता था, सो अभी उसको रिवाइज करके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही कर दिया है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अगर आपको AS10 का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो आप इसको ईजिली कवर कर सकते हैं, राइट। देन फ्रेंड्स इंडियस 116 लीजेज, जो कि हमारा AS19 हुआ करता है था, अभी खत्म हो गया है। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियस 116। ये जैसे आपका इंडियस 115 इंपॉर्टेंट था रेवेन्यू वाला, वैसा ही ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंडियस में से भी आपको अराउंड 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं, राइट। फिर AS23 फ्रेंड्स बोरोइंग कॉस्ट, जो कि हमारा AS16 हुआ करता था, बोरोइंग कॉस्ट, राइट। सो बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे भी 80% कॉन्सेप्ट कॉमन है, बाकी के डिफरेंट डेफिनेटली हैं, वो आप डिफरेंसेस डिफरेंट बिटवीन AS इंडियस में देख सकते हो। नेक्स्ट इंडियस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, ये फ्रेंड्स हमारा AS28 हुआ करता था बराबर, इम्पेयरमेंट, जहाँ पर असेट्स का इम्पेयरमेंट करने के लिए हम लोग डिफरेंट रूल्स सोचते थे, वैसा ही यहाँ पर दिया हुआ है इंडियस 36 में, बट स्टिल थोड़ा डिफरेंट है, वो आप डिफरेंसेस में देख सकते हो। नेक्स्ट यूनिट 6 में इंडियस 38 इंटेंजिबल असेट्स, जो कि हमारा AS26 हुआ करता है बराबर। सो इंटेंजिबल असेट्स के अंदर हम क्या है, हमको बताया गया है किस टाइप से रिकॉर्ड करना है, वैसे यहाँ पे भी बताया है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट इंडियस 40 फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, हमारा AS13 हुआ करता था, लेकिन वो AS13 इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, प्रॉपर्टी अकेला नहीं होता था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी है जो कि स्पेसिफिक है, इसलिए AS13 से बहुत अलग है, बट स्टिल आप इंडियस 40 पढ़ते टाइम पर AS13 को थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो, बट ये बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट इंडियस 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। फ्रेंड देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इंडियस जो बना के दिए गए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वी हैड अडॉप्ट इंडियस, AS को छोड़ के हम क्यों इंडियस एक्सेप्ट किए हैं। तो इसका रीजन ये है कि हम जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करते हैं तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। सेम वे में इंडियस को भी जब अप्लाई किया गया है तो उनका पर्पज बेटर प्रेजेंटेशन है। हमारे AS के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉल्स हुआ करते थे जिस वजह से काफ़ी सारे नॉलेज हमको क्लियर नहीं मिल पाती थी। सो इंडियस में वो सब चीज़ को कवर कर लिया है। जैसे अब ये चीज़ यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, आपके पास बहुत सारी ऐसी एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन करंट एसेट्स, जो कि हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह के नाम से भी जानते हैं। तो उनके अंदर बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हो, आपको उनको सेल करना है, लेकिन इमीडिएटली नहीं करना है, अच्छा कोई ग्राहक मिलेगा तब सेल करो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई AS स्पेसिफिक नहीं हुआ करता था, लेकिन इंडियस है उसके लिए कि भाई ऐसी एसेट्स का लिस्ट आप हमको बना के बताइए कि कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जो आप चाहते हो कि उनको हम हटाना चाहते हैं या उनको डिस्बर्समेंट करना चाहते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ ज़्यादा यूज नहीं है उनका, पुरानी हो गई हैं या खराब हो गई बराबर। सो उसके लिए इंडियस 105 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा कोई इसमें माल मसाला नहीं है, बहुत सिंपल है। खाली ऐसी एसेट्स जो हैं जो आप हेल्ड फॉर सेल रखना चाहते हो या फिर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन की वजह से, तो आप उनको अलग से दिखा दीजिए बराबर है। फिर आता है चैप्टर 8 इंडियस 41 एग्रीकल्चर। ये चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा कोई AS नहीं हुआ करता था, बट आप इसको इंडियस ना समझ के एक चैप्टर समझ सकते हो।
एग्रीकल्चर, जैसे आपके टैक्स में एग्रीकल्चर पे टैक्स हुआ करता था, वैसे ही एक एग्रीकल्चर चैप्टर हमको बना के दिया है जो इंडियस 41 में है, एक नया चैप्टर है। ऐसे इंडियस 105 ये नया था, राइट। फिर चैप्टर 9 में आ जाते हैं इंडियस ऑफ लाइबिलिटीज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये असेट्स थे हमारे, जो कि 8 थे, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक, और अभी यूनिट 2 हैं जो लाइबिलिटीज से रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लाइबिलिटीज। तो उसके अंदर क्या है, एक एम्प्लॉय बेनिफिट, जो कि हमारा AS 15 हुआ करता था, बराबर। एम्प्लॉय बेनिफिट का सिंपल पर्पज है एम्प्लॉय का बेनिफिट, इवन हम लोगों ने रिवाइज करके इसका नाम भी एम्प्लॉय बेनिफिट कर दिया। पहले इसका नाम अलग हुआ करता था, बट अभी एम्प्लॉय बेनिफिट ही हमारे AS 15 का नाम है। तो डिफरेंसेस आप देख सकते हो, अदरवाइज सेम है। फिर इंडियस 37 प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स, जो कि हमारे AS 29 हुआ करता था फ्रेंड्स, जिसमें जो कंटिजेंट है उन पर प्रोविजन बनाना है, कितनी उनकी प्रोबेबिलिटी है होने की, उसके बेस पर हम बनाते थे। तो यहाँ पर भी अराउंड 80% सेम है, बट AS 29 का लॉजिक पता है तो आप आराम से इंडियस 37 को भी स्कोप और उसको कवर कर सकते हैं, राइट। देन आता है फ्रेंड चैप्टर 10, ये लाइब्रेरी बेस हो गया खत्म। देन इंडियस ऑन आइटम इम्पैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, उनके ऊपर हैं, राइट। माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर असेट्स के लिए 8 इंडियस हैं, फाइनेंशियल इंडियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइब्रेरीज के लिए अराउंड 2 इंडियस हैं। ऐसे ही ऐसे आइटम जो इम्पैक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसके अंदर इनकम टैक्स AS 12, जो कि हमारा AS 22 हुआ करता था डिफर्ड टैक्स के नाम से, राइट। यहाँ पे इनकम टैक्स के नाम से ही है। सो ये भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट के अंदर आता है, आपको मैं इंपॉर्टेंट के लिए अलग से दूंगा, लेकिन इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे टाइमिंग डिफरेंस, और उन सब के ऊपर आपको कैसे एक्सप्लेनेशन देना है। तो जो AS 22 का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है तो अराउंड 80% इंडियस 12 भी आपको पता है। फिर इंडियस 21 फ्रेंड, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, जो कि आपके AS 11 के नाम से जाने जाते थे आप। तो उसके अंदर आपको फॉरेक्स के बारे में बताया गया है, किस टाइप से उस फॉरेक्स को आपको रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। सो उसके ऊपर ये भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे हद तक आपको सिमिलर मिलेंगे, बट डेफिनेटली डिफरेंस तो है, जो आप डिफरेंस के साथ कंपेरिजन करके पता लगा सकते हैं। नाउ चैप्टर 11 इंडियस डिस्क्लोजर। सो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर हमारे 3 इंडियस हैं। इंडियस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, जो कि आपको याद हो तो AS 18 हुआ करता था हमारा, बराबर। इस AS 18 का पर्पज क्या है कि हम लोगों को ये बताना है कि जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको कैसे दिखाना है। वैसे इंडियस 24 में बताना है, बहुत हद तक सिमिलर है। फिर इंडियस 33 फ्रेंड्स EPS, जो कि हमारा AS 20 हुआ करता था, बराबर। सो उसके हिसाब से यहाँ पर भी EPS पे बहुत जोर दिया गया है। ये EPS भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा AS इंपॉर्टेंट हुआ करता था वैसे E भी इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर इंडियस 101 ऑपरेटिंग सेगमेंट, हमारा जो नाम होता था वो AS 7 का नाम हुआ, AS 17 का नाम हुआ करता था सेगमेंट रिपोर्टिंग। यहाँ पर खाली ऑपरेटिंग सेगमेंट, सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर ऑपरेटिंग सेगमेंट भी होते थे और बहुत सारे सेगमेंट होते थे, बट यहाँ पर स्पेशली क्या नाम दिया गया है, ऑपरेटिंग सेगमेंट, बराबर। बस AS 17 से रिलेटेड है, काफ़ी हद तक सिमिलर है। नाउ फ्रेंड्स चैप्टर 12 अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके लिए हमारे इंडियस अगर आप यूज कर रहे हो तो इंडियस 109, 107 एंड 32, ये इंडियस इसमें आते हैं। जो आपको पता हो तो आपके ओल्ड सिलेबस में सेम हुआ करते थे। काफ़ी सारे बच्चों ने, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट ने भी ये इंडियस के क्वेश्चन किए हैं। माने इन इंडियस के ऊपर जो न्यू सिलेबस में क्वेश्चन दिए हैं वो ओल्ड स्टूडेंट ने पहले से कर रखे हैं। सो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए है फ्रेंड्स, जो कि इंडियस 109, 107 एंड 32 है, वो आपके ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था। यहाँ पे भी है, आप वहाँ के सम यहाँ लगा सकते हो, यहाँ के सम वहाँ लगा सकते हो। ये ऑलमोस्ट सेम है, 20% भी डिफरेंट नहीं है। ओके, तो ये चैप्टर 12 हो गया फ्रेंड्स, साथ में मॉड्यूल 3 भी खत्म हो गया। अब मॉड्यूल 4 पे आ जाते हैं, लास्ट मॉड्यूल, बराबर, जो कि हमारा एरिया है। इसके अंदर इंडियस नहीं है, इसके अंदर चैप्टर्स, जो चैप्टर आपको ओल्ड सिलेबस में हुआ करते थे, बट वहाँ पे और यहाँ पे इन चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंसेस डाल दिए बिकॉज ऑफ इंडियस। हालांकि वो चैप्टर के नाम भी कहीं ना कहीं AS पे बेस होता, जैसे अमालगमेशन आपको पता हो तो AS 14 हुआ करता था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS, तो अपना AS 21 हुआ करता था, AS 21, 23, 27 हुआ करता था। तो वैसे ही यहाँ पर हैं, यहाँ पे भी इंडियस है लेकिन चैप्टर हैं ये,
इंडियस के साथ एक चैप्टर भी है, इसको हम चैप्टर की तरह लर्न करते हैं, राइट। सबसे पहले है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, इसके लिए आपको इंडियस 103 दिया गया है फ्रेंड्स, राइट। इंडियस 103 जो कि AS14 अमालगमेशन हुआ करता था, बट यहाँ पर इंडियस 103 में उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया डाल दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अमालगमेशन में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती थी, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अगर आप कम भी ले रहे हो तो भी अमालगमेशन माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि 100% लोगों तभी अमालगमेशन होगा, आपने कम लिया है तो भी अमालगमेशन, यानी कि कंसोलिडेशन करना है तो पहला काम आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का होगा, यानी पहले तुम्हारा इंडियस 103 अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद में CFS अप्लाई किया जाएगा इंडियस 1110, बराबर। 111, 27 एंड 28, राइट। तो जो इंडियस फंड्स कंसोलिडेटेड फंड्स स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे हुआ करते हैं 110, 111, 27, 28, उन सारे इंडियस को जब फर्स्ट टाइम हम किसी कंपनी के शेयर लेंगे, हाँ, तो उनको इंडियस 103 अप्लाई करना पड़ेगा। जबकि AS14 जो हमारा अमालगमेशन हुआ करता था, उसके अंदर खाली इतना था कि वे अमालगमेशन करना है, 100% ले लिया है, उसके हिसाब से कर देते थे, बट वो स्पेशल अलग है। इसलिए यहाँ पर चैप्टर में करवाता हूँ, तब कैसे करवाते हैं, आपको इंडियस 103 भी साथ में करवाता हूँ, मैंने आपको CFS करवाएंगे तो साथ में इंडियस 103 भी करवाएंगे, क्योंकि इंडियस 103 और कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट इनके बहुत सारी सिमिलरिटी है, बराबर। तो ये 103 थोड़ा सा आप AS14 से अलग बोल सकते हो, लेकिन जब 103 अपना कंसोलिडेशन से रिलेटेड आता है तो वो कंसोलिडेशन में आ जाएगा, और 103 अगर हम अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेंगे तो AS14 के साथ कनेक्शन हो जाएगा। माने 103 के हम दो पार्ट बना देते हैं, एक AS14 जैसा और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा। जबकि हमारे अमालगमेशन में खाली अमालगमेशन हुआ करता था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं हुआ करता था। ओके, सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। बाकी का AS14 इंडियस 103 का एक छोटा सा पार्ट है, ऐसा आप बोल। ओके, देन फ्रेंड्स आता है हमारा टॉपिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारे इंडियस 10 इनको क्या हो गया भाई, ठीक है, ऐसे ही सुन लीजिए, इंडियस 110, 111, 27 एंड 28, बराबर। सो ऐसे हमारे ये चारों इंडियस के ऊपर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि जैसे ओल्ड सिलेबस में डिफिकल्ट लोग मानते थे, मनोज के फर्क इसको हलवा बोलता था, और फर्स्ट क्वेश्चन इसी का करवाते थे, राइट। यहाँ पे भी फ्रेंड्स न्यू सिलेबस में जब आते हो आप मनोज के FR सिस्टम में, तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर को हम सबसे पहले करेंगे, इंडियस 103 प्लस इंडियस 110, 111, 27 एंड 28, बराबर, इनको हम सबसे पहले करेंगे। और इनके कॉन्सेप्ट और जो AS के कॉन्सेप्ट हुआ करते थे उनमें बहुत फर्क है, बट जो 80-20 कॉन्सेप्ट है वो तो हम लगाने वाले ही हैं। तो यहाँ पर भी 80-20 कॉन्सेप्ट लगा के हम आगे बढ़ेंगे। और कंसोलिडेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ हमने जो सीख रखा था, यहाँ पर उसकी हमको बहुत हेल्प मिलेगी, और वही 3 स्टेप में हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, बट स्टेप के अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे, बराबर है। यहाँ पे अराउंड आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं, वहाँ पे अराउंड 50 क्वेश्चन हुआ करते थे, 100 भी नहीं, एक्चुअली 100 तो मॉड्यूल में है, बाकी के सब मिला मिलू के अपन करें तो 110, 115 अराउंड क्वेश्चन दिए हुए हैं, और अभी और मॉड्यूल में ऐड कर दिए हैं, तो आप बना सकते हो ओवरऑल 120 क्वेश्चन अराउंड आपको मिलेंगे इसके अंदर, जिसमें बहुत सारी यूनिट भी दी हुई हैं, 8 यूनिट तक हमको दी हुई है, बराबर। सो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इनको हम इंडियस 110, 111 एंड 27, 28 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, और आपको अराउंड 15 मार्क्स का हर क्वेश्चन में आप देख सकते हो। जितना भी क्वेश्चन पेपर अभी तक आए हैं, मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन इसका आएगा या प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आएगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्टिंग में इसी का आता है, जिससे हमारी स्टडीज अच्छी हो जाती है, बराबर। इंडियस 103 या 103 के साथ में 110, 111 को मिक्स करके वो क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो ये CFS हो गया। फिर फ्रेंड्स चैप्टर 15 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस चैप्टर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वैसा फॉर्मेट है, उसके हिसाब से उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल आइटम को एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बनाना है, इम्पोर्टेंट है। देन फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उन्होंने ऐड किया है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। फ्रेंड्स ये टॉपिक ऐसा है जो लोगों को लगता है कि यार ये तो टॉपिक ही नहीं है, जबकि फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ इस टॉपिक के ऊपर।
मैं चैप्टर 16 की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। तो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप अगर पूरा शेयर बाजार देखोगे, जो हमारा BSE NSE स्टॉक मार्केट है, वो एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेस पर कम चलता है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पे ज़्यादा चलता है। ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होती है कि हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ हमारी वो क्वालिटी भी बता रहे हैं जो क्वालिटी के वजह से हमारा फ्यूचर सेफ है। आज जैसे हमारे मारवाड़ी में शादियाँ होती हैं, तो लड़की वाले का ये इंटेंशन होता है कि लड़के वाले के घर में कुछ हो ना हो, लेकिन लड़का जो है वो CA हो, लड़का जो है वो अनार हो, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि CA होकर ये नहीं कि इमीडिएटली लॉटरी लग गई। CA होकर तुम एक सेफ बन जाओगे, आगे तुम हमेशा तुम्हारा ग्राफ ऐसे चलेगा, बढ़ते ही जाएगा। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। माने हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी किस रास्ते से जा रही है? एट प्रेजेंट का तो हमको बता देगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमारा जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आज के हिसाब से वो बता देगा कि आज की सिचुएशन इसकी ऐसी है, लेकिन आगे की सिचुएशन कैसी होगी उसको कौन बताएगा? तो आगे की सिचुएशन के लिए जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है वो हमको हेल्प करता है, वो हमको बताता है कि ये कंपनी इतना आगे बढ़ेगी, ये कंपनी ऐसा प्लान बना के बैठी है, ये कंपनी ने अभी ऐसा सोच के रखा है, ये कंपनी अभी आगे ये काम करने की सोच रही है, जो कि हुआ नहीं अभी तक, लेकिन वो उसके एजेंडा में है, वो उसके रास्ते में है, जिस वजह से वो आगे इतना ग्रोथ कर सकता है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे शेयर के नाम बता सकता हूं फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के अंदर जो सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो सेम एसेट्स लाइबिलिटीज रखते हैं, मतलब उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी एक शेयर का भाव सपोज 100 रुपीज है और दूसरे शेयर का भाव 1500 रुपीज है। 15 टाइम का डिफरेंस है, 100 रुपीज से 1500। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेटेड। अब चूंकि आपको इतनी टॉपिक की तारीफ कर दी है, तो डेफिनेटली इस टॉपिक को आपको मैं हेल्प भी करूंगा, इसलिए मैंने मेरे जो YouTube चैनल है उस पर ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग चैप्टर मेरे YouTube चैनल से देख सकते हो। उसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, हम कैसे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को लोगों का दिखाएंगे, और उसके बेस पर कैसे हमारा फ्यूचर और कैसे हमारी कंपनी के बारे में पता चलता है, जिससे उसका शेयर का भाव आसमान में पहुंचता है। ओके, वेरी गुड। तो नया चैप्टर है फ्रेंड्स हमारा, देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। ये हमारा पहले भी हुआ करता था, अगर आपको ओल्ड सिलेबस में पता हो तो, जो ओल्ड सिलेबस का था वही यहाँ पर है। हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, तो उसके लिए कितना पैसा लगाना है, क्या है, वो बेसिक अकाउंटिंग दिया हुआ है। इसमें से भी 2-4 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया आपके ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस, जिससे जो बच्चे ओल्ड सिलेबस में हैं या वो न्यू में आना चाहते हैं तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास होके आइए। बस याद रखना, मनोज का FR कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है 80-20। 80% हमारे पुराने रूल हमको हेल्प करेंगे, 20% नया ऐड करेंगे, और जो नए चैप्टर ऐड किए हैं उनको वापस से अच्छे से सीखेंगे। बाकी का सबका नोट्स बनाना, सबकी फिक्स स्टेप बनाना, एग्जाम के दिन कैसे रिवाइज करना है उसकी तैयारी आज ही कर लेना, वो सब सिस्टम हम न्यू सिलेबस में भी बनाएंगे। Okay, so anything doubt, still you have any confusion, you can give comment, and also friends, like the video if you like it. Okay, so thank you so much, all the best, Jai Shri Ram.